हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोग 11 लेक्चर्स कर चुके हैं आरसीसी में, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट किए थे और लास्ट वाले लेक्चर तक में हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का सारा थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे। अब एक पैटर्न जो आप अभी तक नोटिस किए होंगे वो ये था कि हम लोग जब यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किए, इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट वाले लेक्चर तक, जहाँ तक हम आपको IAS कोड के क्लॉजेस वगैरह भी समझा दिए और फॉर्मूलाज वगैरह भी बता दिए। वो जो नोट्स आप देख रहे होंगे हैंड रिटन वाला, उसमें कहीं पे भी हम आपको डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखे हैं। उसमें कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मार्क किया हुआ है और उसमें आपको फॉर्मूलाज वगैरह सारे लिखे हुए हैं। लेकिन एग्जाम जब एसबीटी में सेमेस्टर में होता है तो वो थ्योरी भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन तो आपकी उसी पीडीएफ से होगी, फॉर्मूलाज उसी में लिखे हुए हैं सारे, इसमें भी फॉर्मूलाज लिखा हुआ है, लेकिन जो डेरिवेशन है वो सारा आपको वहाँ किया हुआ है। न्यूमेरिकल सारा आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, वो पीडीएफ भी आपको शेयर हो जाएगा। अभी हम लोग जैसे लेक्चर नंबर 12 है तो यहाँ पे अभी हम आपको ये वाला पीडीएफ शेयर कर रहे हैं जो आपका थ्योरी नोट्स है। और जैसे हम लोग एक दो लेक्चर आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा, उसके बाद जब आपको पीडीएफ शेयर करेंगे वो स्टार्टिंग से लेकर के उस वाले क्लास तक का आपको टोटल जो होगा उसमें वो नोट्स होगा जो क्लास वाला हम जिसमें लिखते हैं। दो तरीके के पीडीएफ आपको मिलेंगे उसमें, क्योंकि थ्योरी साथ साथ लिखते रहना फ़ायदा भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा और जितना लेंदी होगा लेक्चर का टाइम उतना ज़्यादा बढ़ेगा और जितनी देर हम लिखेंगे उतनी देर आपके वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम वहाँ पे थ्योरी लिखने वाला काम हटा दिए। अब थ्योरी सारा जो है वो यहाँ इस पीडीएफ में लिखा रहेगा। वहाँ पे हम आपको वो कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। अगर आप 11 लेक्चर देख चुके हैं पूरा, तो अब इस वाले क्लास को, आज जो हम ये क्लास ले रहे हैं, इसका जो मेन पर्पज़ है वो सिर्फ उस 11 लेक्चर्स में जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हम अभी तक आपको बताए हैं उसका नोट्स को आपको दिखाना है। नोट्स देखेंगे आप, नोट्स का एक डिस्कशन कर देंगे कि जो जो चीज़ें पहले बताए थे उसको हम यहाँ नोट्स में दिखा देंगे, ताकि जब आप नोट्स को रटने के लिए बैठेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, जब आप थ्योरी को याद करेंगे तो उस समय आपको आसानी होगा। क्योंकि कुछ टेक्निकल वर्ड्स याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल वर्ड्स डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे तो वो प्रॉपर आरसीसी का एक थ्योरी जो होगा वो कंप्लीट होगा नहीं। जनरल लेमैन टर्म में तो हम लोग समझाने के लिए आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन जब कॉपी पे उसका आंसर लिखा जाना होता है एग्ज़ाम के लिए तो थोड़ा टेक्निकल आंसर लिखा जाना होता है। वो टेक्निकल आंसर इस नोट्स में आपको मिल जाएगा। उस वाले पीडीएफ में न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें स्टार मार्क लगा दिए हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो दोनों ही आपके नोट्स हैं, दोनों अलग अलग टाइप के नोट्स हैं। थ्योरी रटना है इस वाले नोट्स को देखना है, फॉर्मूलाज देखना है, डेरिवेशन देखना है कहाँ से आया उस वाले नोट्स को देखना है। ठीक है। अब ये आपका यूनिट 3 जो है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगली रेनफोर्स के बारे में, चाहे उसमें अंडर रेनफोर्स सेक्शन आए चाहे बैलेंस सेक्शन आए। अब जो इस वाले जब न्यूमेरिकल हो जाएगा सिंगली रेनफोर्स्ड का, फिर हम लोग जाएंगे डबली रेनफोर्स्ड में। वो डबली रेनफोर्स्ड को जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तब आपका यूनिट 3 कंप्लीट होगा। तो पहला वाला पार्ट में ये लगभग आपको 14-15 लेक्चर लगेगा, क्योंकि आज 12th लेक्चर है, 2-3 लेक्चर आपको न्यूमेरिकल्स के लग जाएंगे। दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट हम अभी तक डिस्कस कर ही चुके हैं। डबली रेनफोर्स भी तो बीम ही है, उसी बीम में स्ट्रेस स्ट्रेन आना है, सब कुछ आना है, सब कुछ पहले डिस्कस हो रखा है। इसलिए डबली रेनफोर्स का सिर्फ डेरिवेशन कराएंगे और न्यूमेरिकल पे पहुंच जाएंगे। डबली रेनफोर्स में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं होता है, इनफैक्ट कोई थ्योरी होता ही नहीं है जो एग्जाम में पूछा जा सके। सिर्फ पूछा जा सकता है कि सिंगली रेनफोर्स और डबली रेनफोर्स के बीच का क्या डिफरेंस है वो बताइए। तो हम लोग ये नोट्स इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप उस आंसर को लिख सकें वहाँ पर। ठीक है। अब इस वाले नोट्स में लास्ट में हम आपको क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग यूनिट नंबर 3 टोटल कंप्लीट कर लेंगे तो इस यूनिट से कितने इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हम आपको लास्ट में लिख के दे देंगे। जो 8-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको वो क्वेश्चंस यहाँ लिखे रहेंगे, आंसर्स इस पीडीएफ में ही है। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस और आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आरसीसी और स्टील में आता है। इससे अलग, इससे नया और कुछ नहीं आ सकता है। अगर आप उन क्वेश्चंस को रट जाते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल समझ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं, तो यकीन मानिए 70 में 70 आरसीसी जैसे पेपर में हमेशा आता है। ये एक तरह से मैथमेटिक्स है जिसमें कुछ थ्योरी भी है। तो थ्योरी आप रट लीजिए, थ्योरी भी वही है जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए हैं। तो ये बहुत ही आसान है इसमें 70 में 70 एक्सटर्नल लाना, और इंटरनल आपको 30 में, आप जितना भी अपने कॉलेज में आपका कंडीशन होता है, अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप उसमें जितना अच्छा परफॉर्म कर सकिएगा एग्ज़ाम के दिन, उसमें आपको नंबर जो है बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। यही आपका ग्रेड भी सुधारता है। ठीक है। अब ये वाला नोट्स यूनिट नंबर 3 पहला वाला पार्ट है, डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट बीम, आपका ये यूनिट का नाम है। लिमिट स्टेट मेथड को यूज़ करके ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक।
अब ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ाए हुए सिर्फ हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप अब जब नोट्स पढ़िएगा तो आपको आसान लगेगा। ये डिफरेंस है कि पीसीसी, डीपीसी और आरसीसी क्या होता है। हम लोग पीसीसी और आरसीसी डिस्कस कर चुके थे कि जो कंक्रीट बनाते हैं हम लोग वो बिना रेनफोर्समेंट के वो आपको है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जैसे ही उसमें रेनफोर्समेंट डाल दिए, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अकेला ले सकता है लेकिन ये टेंसाइल स्ट्रेंथ पीसीसी नहीं ले सकता है। तो जब हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ लेना है तो कैसे लेंगे, तो हम लोग रेनफोर्समेंट की मदद से टेंसाइल स्ट्रेंथ लेंगे। अब जनरली जो आपका कंक्रीट होता है उसमें जब ये आप सेक्शन बनाएं इसका एक, इसमें आप कॉम्प्रेसिव टेस्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपको अगर उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आया 25 न्यूटन पर mm², उसी सेक्शन का जब आप टेंसाइल स्ट्रेस करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 3.5 न्यूटन के अप्रॉक्स। काफ़ी कम है, आप कह सकते हैं कि 10 गुना कम है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है और ये उसी कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेस है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका मतलब है कि बहुत कम है कंक्रीट का, तो बहुत कम है तो उसको बढ़ाना है, इस 25 के अप्रॉक्सीमेटली ले आना है ताकि ये वाला जो एक सेक्शन बने नया जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा दिए, उसके वजह से ये पीसीसी का नाम जो बदल के आरसीसी हो गया। तो इससे हमको फ़ायदा ये मिले कि अगर मेरा लोड कॉम्प्रेसिव है तब भी हम आरसीसी प्रोवाइड करें, अगर मेरा लोड टेंसाइल है तब भी हम आरसीसी प्रोवाइड करें, अब अगर मेरा लोड बेंडिंग है तब भी हम आरसीसी प्रोवाइड करें, मेरा लोड टॉर्जन है, अगर ये सब टाइप ऑफ लोडिंग होते हैं ना, हम लोग फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं इन चीज़ों को कि इस तरह से आपके लोड्स लगते हैं। सोम में आप पढ़ते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स होता है, टेंसाइल फोर्स होता है, बेंडिंग होता है, टॉर्जन होता है, शेयर होता है। ये सारे क्या है, ये फोर्सेज हैं जो किसी भी एक मेंबर के ऊपर लगेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोडिंग कैसा दे रहे हैं। अगर आप बिल्कुल आप एक्सिस पे लोडिंग दे रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल बनेगा, अगर आप ट्रांसवर्स लोड दे रहे हैं तो बेंडिंग का इफेक्ट आएगा। तो बेंडिंग का इफेक्ट के लिए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़े होते हैं, शेयर के इफेक्ट के लिए शेयर फोर्स डायग्राम पढ़े होते हैं। अब उन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करेंगे इसी सब्जेक्ट में। आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़े, उसका जो वैल्यू लेना है वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या लिया जाता है, कैसे आपको याद रखना है, और फिर शेयर के बारे में भी आपको बताएंगे। अब क्योंकि टॉर्जन अभी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आपको टॉर्जन का चिंता नहीं करना है। कंप्रेशन और टेंशन ये दोनों जो है आपको आरसीसी के लिए नहीं पढ़ के आपको अभी सिर्फ स्टील के लिए पढ़ना है आपकी यूनिट नंबर 1 के हिसाब से। तो चीज़ें काफ़ी कम पढ़नी है आपको, सिलेबस बहुत बड़ा है, ये आरसीसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन आपका सिलेबस जो है कॉलेज का वो बहुत छोटा है। इसलिए आपको इस सब्जेक्ट में होपफुली जब हम आप मेरे सारे लेक्चर्स देख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आरसीसी किए क्यों, क्योंकि हम लोगों को यही वाला जो कॉम्प्रेसिव 25 और टेंसाइल 3.5 मिल रहा था, हमको ये टेंसाइल बढ़ाना था तो हमको ये आर लगाना था पीसीसी में। तो रेनफोर्समेंट लगा दिए पीसीसी में तो आरसीसी बन गया, और अब इस आरसीसी का स्ट्रेंथ जो है ये भी आपको इस कॉम्प्रेसिव के बराबर जो है अप्रॉक्सीमेटली आ गया। यही हम लोगों का टारगेट था, इसलिए हम लोग आरसीसी बनाए थे। अब ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों ले सकता है। अब हम इसको यूज़ करके हम बीम बना सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, फाउंडेशन बना सकते हैं, स्लैब बना सकते हैं। वही चीज़ें हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों को पढ़ना था वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अगर आप क्लास देख चुके हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग लिमिट स्टेट मेथड के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि 5 यूनिट लिमिट स्टेट मेथड पे ही है, तो लिमिट स्टेट मेथड पता होना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब हम लोग पहले जो है ना, ये आज से लगभग 40-50 साल पहले जो बिल्डिंग्स वगैरह थे ना वो कैलकुलेट होकर के, डिज़ाइन होकर के लार्ज स्केल पे नहीं होता था। कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो बनते थे ना उसमें देखिए डिज़ाइन क्या होता है, इस कहानी को एक समझिए। आपको एक 40 तल्ला बिल्डिंग बनाना है, ये इस तरह से आपको बहुत हाई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, और आपको एक 2 फ्लोर का अपना घर बनाना है। दोनों में फ़र्क है। आप ये 2 फ्लोर का घर जो है बनेगा दोनों आरसीसी से, इसमें भी छड़ लगेगा, सीमेंट लगेगा, कंक्रीट गिट्टी लगेगा, इसमें भी वही चीज़ लगेगा, लेकिन ये आप तुक्के से लगा सकते हैं। तो आप तुक्के से इसको बना सकते हैं और ये कमोबेश उतना ही, मतलब एग्जैक्ट उतने ही रुपए के आसपास में, जैसे एग्जैक्टली इसमें लगना था अगर 10 लाख तो आप इसको हो सकता है कि 12 लाख में बना लेंगे। आप कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे, कोई साइज वाइज नहीं निकालेंगे, अपने मन से आप छड़ लगा देंगे, अपने मन से आप एक कंक्रीट तैयार करेंगे घर के नीचे ही और आप ये बिल्डिंग बना लेंगे। और बनाते भी हैं, पूरे इंडिया में इस तरह के कंस्ट्रक्शन होता है। ये 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगता है, बट क्योंकि हम लोगों में क्या है, अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि ये 2 लाख बचाया जा सकता है। कैसे बचाया जा सकता है? किसी एक अच्छे इंजीनियर को आप 25,000 रुपये दे दीजिए,
सिविल इंजीनियर को जो डिज़ाइन करता हो, वाकई में ऑटोकैड का सिर्फ ड्राइंग नहीं बनाता हो, वो क्या करेगा, ड्राइंग बनाएगा, आपको दिखाएगा, आपको पसंद आएगा, उसके बाद उस ड्राइंग में पिलर और बीम्स कहाँ कहाँ पे लगने हैं वो बताएगा, उसमें कितना रेनफोर्समेंट लगना चाहिए जिससे कम देने पे बिल्डिंग टूटने का डर रहेगा। मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर उसने कहा है कि 10 बार लगने हैं तो 10 लगने हैं, फिर उससे कम नहीं कर सकते हैं। आप जनरली लगाते तो कितना लगाते, 13-14 बार लगा देते, तो आप हर एक जगह पे अगर 3-3 बार एक्स्ट्रा लगाते चले जाएंगे तो पूरे बिल्डिंग में आप लगभग 25-30 बार एक्स्ट्रा लगा देंगे। उसका कॉस्ट ही आपको लगभग 60-70-80 हज़ार रुपया हो जाएगा। तो वो 80 हज़ार रुपया आप एक्स्ट्रा लगाने को तैयार हैं, उससे अच्छा है कि एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर को बिल्डिंग बनाने के लिए दे दीजिए। वो 25 हज़ार रुपया अपना मेहनत का कॉस्ट लेगा और आपको जो स्टील बताएगा वो एक्यूरेट होगा। सबसे महंगा स्टील होता है, स्टील बचेगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिज़ाइन, कि इस वाले पिलर में कितना रेनफोर्समेंट आना है, इस वाले स्लैब में कितना रेनफोर्समेंट आना है, कंक्रीट कितने ग्रेड का होना चाहिए। आप 1:2:4 मिलाएंगे या 1:1:2 मिलाएंगे, या फिर डायरेक्टली आप M30 का आप डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट, जो आपका रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट होता है, जिसमें आप देखते हैं कि एक ट्रक ऐसे, इसमें आपको एक ट्रक होता है जिसमें पीछे आपको इस तरह से एक ड्रम लगा हुआ होता है, और आप देखते हैं कि ये इस तरह से मार्केट में आप देखते होंगे कि इस तरह से ट्रक होता है, ये घूमता रहता है, इसके अंदर कंक्रीट बना हुआ होता है, वो कंक्रीट घूमता रहता है, जिस साइड पे जाना होता है उस साइड पे जाकर के ये कंक्रीट डिलीवर कर दिया जाता है। ये कंक्रीट होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का। M30 है, मतलब 30 न्यूटन पर mm², इसका स्ट्रेंथ होगा ही होगा, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। लेकिन आप साइड पे जब 1:2:4 मिलाए और आप सोचे कि M15 का कंक्रीट बनाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपका लेबर जिस हिसाब से उसको मिला रहा होगा, जितना पानी उसमें मिला रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको M15 आए ही। हो सकता है आप उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो 13.5 ही मिले, हो सकता है 14 मिले, हो सकता है 18 भी मिल जाए, एग्जैक्टली श्योर नहीं है। उसको कहते हैं नॉमिनल मिक्स, इसको कहते हैं डिज़ाइन मिक्स। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये वाला जो बिल्डिंग है, इसके बॉटम में हमको कितना रेनफोर्समेंट देना है, इसके इस वाले फ्लोर पे कितना छड़ देना है, टॉप वाले पे कितना देना है, इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने को कहते हैं हम लोग डिज़ाइन। अब जब हम लोग डिज़ाइन करना है तो किसी एक तरीके से करेंगे, जैसे अभी तक आप क्योंकि लेक्चर देख चुके हैं 11, तो आपको पता है कि आप लिमिट स्टेट मेथड से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और सिंगली रेनफोर्स बना रहे हैं, उसमें आप बॉटम में कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 0.446 FC के स्ट्रेस आ रहा है, वो तो आपको पता चल गया। लेकिन जब नहीं पता था हम लोगों को, तब हम लोगों के दिमाग में ये तो आया कि डिज़ाइन तो करेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला कहाँ है, किस वाले मेथड से करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला तो आपका है ही कि अगर आपको सिग्मा स्ट्रेस निकालना होता है तो आप लोड पर यूनिट एरिया करते हैं, ये तो आप सोम में पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इसी में आपका ये जो सिग्मा है, ये जो एरिया है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिग्मा बहुत कम हो जाता है। लिमिट स्टेट मेथड में आपका ये एरिया कम हो जाता है, आपका सिग्मा बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपका ये लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ जाता है मतलब लोड बढ़ लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उसी सेक्शन में, जिस साइज़ के सेक्शन में आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से डिज़ाइन कर रहे थे, तो हो सकता है 200 किलो न्यूटन का लोड उठा रहे थे, जब आप लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करेंगे हो सकता है 320 किलो न्यूटन का लोड आप उठा लेंगे। तो 120 किलो न्यूटन का लोड तो आप ज़्यादा उठा पा रहे हैं ना एक ही साइज़ के सेक्शन पे। तो अच्छा मेथड कौन सा हुआ, जो ज़्यादा लोड उठा पा रहा है, एक ही साइज़ में ज़्यादा लोड ये दे रहा है आपको। तो ये अलग अलग मेथड्स आए। अब इन अलग अलग मेथड्स कैसे आए, तो सबसे पहले किसी एक इंजीनियर ने एक मेथड आपको सजेस्ट किया, ठीक है। अब उसने जो सबसे पहले जो एक इंजीनियर ने सजेस्ट किया, उन्होंने सजेस्ट किया, उसका नाम वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब वो जो एक टीम थी, उन्होंने एक रिसर्च किया, कैलकुलेशन किया, उनको लगा कि सारे ही, जैसे अब स्टील का आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखे हुए हैं, माइल्ड स्टील का, ये कुछ ऐसा होता है। अब उनको ये वाला तो चार्ट मिल गया, जब वो टेस्ट कर रहे हैं बार बार, तो उनको ये वाला चार्ट मिल रहा है। वो एक पैटर्न देख रहे हैं कि यहाँ तक आपका कोई भी मेंबर जो है वो अपना शेप जो है वो वापस गेन कर ले रहा है, उसके बाद वो देख रहे हैं कि शेप गेन नहीं कर रहा है। तो वो क्या किए कि यहीं तक का जो वैल्यू है, इसको माने कि ये मेरा इलास्टिक पॉइंट हो गया, यहाँ तक मेरा जो मेंबर है वो वापस अपना शेप रीगेन कर ले रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम अपना एक घर बनाते हैं तो ये वाला घर अगर यहाँ तक का हम उसमें स्ट्रेस का लिमिट दे दें तो मेरा लोड पड़ेगा, मेरा बिल्डिंग डिफ्लेक्ट होगा, जैसे ही लोग हटेंगे मेरा बिल्डिंग वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो वो क्या किया, इसको स्ट्रेट लाइन आगे मान लिए, जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़े हैं माइल्ड स्टील का, HYSD का। अब ये तो हुआ, इसको हम लोग नाम दिए यील्ड पॉइंट, जहाँ तक हम लोगों का इलास्टिसिटी जो है वो मेनटेन हो रहा है। उसके बाद प्लास्टिक हो जा रहा है। तो प्लास्टिक वाले चीज़ों को अभी वो लोग क्या किए, इग्नोर कर दिए। हमेशा के लिए इग्नोर नहीं करते, जब आप एमटेक करेंगे तो इस तरफ की जो पढ़ाई होती है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पढ़ाई होती है इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक एनालिसिस। ये आप आगे पढ़ते हैं बीटेक के लास्ट में और एमटेक के स्टार्टिंग में इसका एनालिसिस आप पढ़ते हैं। डिप्लोमा और बीटेक में आप सिर्फ यहाँ तक की पढ़ाई पढ़ते हैं कि मटेरियल इलास्टिक है, इतना ही मानेंगे और इसी के हिसाब से हम अपना काम करेंगे। डिज़ाइन भी जो होता है स्ट्रक्चर का वो इसी वाले बेसिस पे ही होता है, क्योंकि प्लास्टिक वाला इमेजिन कीजिए एक बीम ऐसे बेंड हुआ और वो प्लास्टिक सेक्शन बन चुका है तो वो ऐसे ही रह जाएगा, अब अपना शेप तो गेन करेगा नहीं। अब इस वाले फ्लोर में आपको बोलेंगे कि रूम के अंदर जाइए, आप कभी रूम के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको डर लगेगा, तो ऑब्वियसली प्लास्टिक सेक्शन काम नहीं करेगा, उसमें एक फियर का इफेक्ट आ जाएगा। भले वो ना टूटे, अभी उसमें टूटने का कैपेसिटी और है, लेकिन फिर भी डर लगेगा, इसलिए लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों का इलास्टिक लिमिट हम लोगों को मिल रहा था। अब क्या हुआ कि ये तो हुआ इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक यूज़ होता तो कोई इश्यू नहीं होता। मान लेते हैं कि अगर आपका Fe250 का स्टील है, Fe250 के स्टील का मतलब ही है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपका 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ऊपर और कुछ होता, ये यहाँ से इस तरह से जाता तो अल्टीमेट यहाँ पे मिलता कुछ 410 के आसपास का, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल जो है 400 मिलता। अभी आपको जो है वो 250 बताया गया Fe250 के लिए। इसका मतलब है कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक का अगर लोड पड़ेगा, 1 mm स्क्वायर पे 250 न्यूटन का लोड पड़ेगा, तो फिर ये तब तक इलास्टिक रहेगा। तब तक लोड हटाएंगे तो वापस अपना शेप ले आएगा। उससे आगे 251 का पड़ेगा तो प्लास्टिक हो जाएगा। तो हम लोग 250 लिमिट बता दिए। यहाँ का अगर वैल्यू लेके चला जाता वर्किंग स्ट्रेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब इंजीनियर्स ने फर्दर और दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया कि ये तो पता चल गया, इधर की कहानी तो ख़त्म हो गई। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हम लोगों का बीम, उस समय क्या था ना कि कोई भी चीज़ डिफ्लेक्ट करेगा तो मान लिया जाता था कि टूट जाएगा। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है ये, अब इसको अगर ये बीम का मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, अगर ये बीम ऐसे कुछ हो गया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ। अब मान लेते हैं कि ये डिफ्लेक्शन जो है ये 3 mm का है। आपको 3 mm का डिफ्लेक्शन नेकेड आई से कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन वर्किंग स्ट्रेस मेथड जब आया तो बहुत मतलब ये 1975 के अप्रॉक्स की बात है। उस समय ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि 3 mm का डिफ्लेक्शन आएगा तो क्या होगा। उन लोगों ने माना 3 आएगा तो कल को 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 50 होगा, फिर टूट जाएगा। उन्होंने क्या किया, माना कि हम लोग ज़ीरो डिफ्लेक्शन के लिए अपना जो मेंबर है वो डिज़ाइन करेंगे। मतलब कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर कितना जो भी लोड देना है वो लोड दे दीजिए, उसमें डिफ्लेक्शन जो होगा जो भी मेंबर में वो ज़ीरो आएगा। अब ज़ीरो डिफ्लेक्शन देने का मतलब आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका एक, यहाँ आप देखेंगे कि एक पेन है। अब इस पेन के ऊपर अभी हम ऐसे लोड लगा रहे हैं, अभी ये पेन है, इसके ऊपर अभी हम ऐसे लोड लगा रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस पेन में कोई डिफ्लेक्शन, ऐसे पेन का शेप चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी आपको थिक है। लेकिन अभी इसी के ऊपर आप हम एक हाथी खड़ा कर देंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि ये बेंड होकर के यू शेप का हो जाएगा और टूट भी जाएगा। तो अगर हम इस पेन को बचाना चाहते हैं, अगर हाथी के लोड से भी ये ना टूटे, इसको हम बचाना चाहते हैं, तो ये पेन हमको कुछ इतना मोटा बनाना पड़ेगा। मे बी अभी ये पेन इस साइज़ का है और इसको हमको कुछ इतना थिक करना पड़ेगा। तो हम लोग ये 3 mm का डिफ्लेक्शन अलाउ करें तो ये साइज़ देना पड़ेगा, लेकिन अगर 0 mm का डिफ्लेक्शन अलाउ कर रहे हैं तो ये साइज़ देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली आप 3 mm का सिर्फ डिफ्लेक्शन बचाने के लिए आप साइज़ को अननेसेसरी का बढ़ा रहे हैं। अब ये साइज़ बढ़ने से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। बिल्डिंग सेफ़ है हर हाल में, वर्किंग स्ट्रेस में भी सेफ़ है और आपको लिमिट स्टेट में भी सेफ़ है, दोनों ही मेथड में सेफ़ है, लेकिन अननेसेसरी का कॉस्टिंग बढ़ रहा है। अब उस समय तक में इतना चीज़ें जो है वो स्ट्राइक नहीं कर रही थी, तो यही वाला मेथड को जो है अप्लाई कर दिया गया। तो ये वाला मेथड क्या हो गया, सुपर सेफ हो गया, मतलब एक्सेस सेफ। अगर आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बिल्डिंग बना लिए तो ये 50 साल छोड़िए 100 साल में भी नहीं गिरेगा, क्योंकि हर चीज़ आप एक्स्ट्रा दिए हैं। इमेजिन कीजिए एक रूम में आपको एक बीम देना है, आप बीम ही इतना बड़ा बनाए हैं कि वो आपको एक स्टोरेज का काम, एक इतना बड़ा तो आप घर में शायद आप बाथरूम प्रोवाइड करते होंगे जितना बड़ा आप बीम देख लेंगे, ऐसा कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में। तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के बीम्स, कॉलम्स ये सब बनने लगे। कोई इशू नहीं है, यही वाला मेथड को फाइनल कर दिया गया। अब कैसे किया गया कि ये वाला जो यील्ड स्ट्रेस हम लोगों को मिला था, उन लोगों ने दिमाग लगाया कि डिफ्लेक्शन ज़ीरो करना है तो क्या करना है। तो उन्होंने डिफ़ाइन किया कि अच्छा कितने तरह के लोड पड़ सकते हैं। एक पड़ सकता है एक्सियल, तो एक्सियल में क्या क्या हो सकता है, टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। एक पड़ सकता है बेंडिंग, यही सारा तो लोड है ना। उन्होंने क्या किया, सबके लिए इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं FY बोल देते हैं इसको,
ठीक है। ये Fy ये क्या है, स्टील का यील्ड स्ट्रेस है। F से स्ट्रेस बताएंगे हम लोग, Y मतलब यील्ड हो गया। तो यील्ड स्ट्रेस हम लोगों का जो आया 250 होना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, एक्सियल के लिए कह दिया कि 0.6 इंटू Fy लीजिए, मतलब उस Fy का 60% लीजिए। तो अब जब भी एक्सियल की बात होने लगी वर्किंग स्ट्रेस में, टेंशन और कंप्रेशन में, हम लोग लेके चलने लगे 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यील्ड कितना है, 250 पे यील्ड होगा, प्लास्टिक बनेगा। टूटेगा कितना पे, 400 पे। जो मेंबर, जो स्टील 400 पे टूट सकता है, वो उसका हम लोग 150 ही कैपेसिटी ले रहे हैं। तो चलो 400 पे तो टूटता, 250 पे इलास्टिक था ना, लेकिन 250 पे हम लोग क्या किए, 150 ही लेके चले। तो और एक तो पहले ही कंजर्वेटिव था और कंजर्वेटिव हो गया, सेक्शन के साइजेस क्या हो गए, बड़े बड़े आने लगे। तो यहाँ से आपको ड्रॉबैक आना शुरू हो गया। यही चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ, थोड़ा हम आपको अभी और एक्सप्लेन कर दिए ताकि आपको अगर कोई डाउट रह भी गया होगा तो यहाँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी तरह से बेंडिंग में वो लोग क्या किए, 0.66 Fy ये बता दिए। उसी तरह से अलग अलग केस में, बियरिंग के केस में 0.75 Fy, मतलब सब में आप देखिए कि Fy से कम का ही वैल्यू ले रहे हैं, किसी में 60%, किसी में 75%। शेयर की बात करेंगे तो शेयर में उन्होंने एवरेज कह दिया 0.4, मैक्सिमम 0.45, मतलब हाफ से भी कम। तो अब शेयर का लोड अगर गवर्न कर रहा है कहीं पे, शेयर फोर्स ज़्यादा आ रहा है, अब वहाँ पे आपको स्ट्रेस का वैल्यू बहुत कम लेना है, तो बहुत बड़े बड़े सेक्शन आने लगे। क्यों, जीरो डिफ्लेक्शन करने के लिए। तो ये सारी कहानी किस में है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में है। अब जब आप इसका नोट्स पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट वाले पेज पे ही वर्किंग स्ट्रेस का आपको ये नोट लिखा हुआ है, अब आप इसका नोट्स पढ़िए, ये टेक्निकल नोट्स है, सारी चीज़ें आपको वही मिलेंगी जो हम आपको अभी तक एक्सप्लेन किए, ठीक है। इसी के लिए हम ये लेक्चर बनाए हैं ताकि आपको नोट समझ में आ जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़, ठीक है। दूसरा मेथड आया अल्टीमेट लोड मेथड। अब जो सेट ऑफ इंजीनियर्स थे, जैसे 6-7 लोगों की एक टीम थी, अब उनको दिमाग आया कि हम लोग 250 क्यों लेके चल रहे हैं, जब 400 पे मेंबर टूट सकता है तो हम लोग 395 या 398 को लिमिट मान लेते हैं, सेफ ही तो रहेगा हर हाल में। थोड़ा डिफ्लेक्शन आएगा, देखा जाएगा, डिफ्लेक्शन का कुछ उपाय कर लिया जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन ये भूल गए कि जैसे ही आप 398 का इमेजिन करके आप कोई एक, जैसे आप पहले 250 माने, उसके हिसाब से आप एक एरिया निकाले, मान लेते हैं 400 mm स्क्वायर का, आप सोचे कि हम बीम देंगे। जब आप 398 का एरिया स्ट्रेस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सिग्मा इज इक्वल टू P/A होता है, मतलब सिग्मा और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा 250 है तो एरिया आया 400, सिग्मा बढ़ा दीजिएगा, एरिया घट करके कितना आ जाएगा, फॉर एग्जांपल 200 mm स्क्वायर आ जाएगा। अब आप 200 mm का साइज़ प्रोवाइड किए, बीम का साइज़ छोटा हो गया, लेकिन उस पर जब लोड आ रहा है, आपको लग रहा है कि अभी तो 398 तक का लिमिट है ना, तो आप ज़्यादा लोड दे सकते हैं, लोड उस पर ज़्यादा आने लगा। फॉर एग्जांपल 398 के बाद जस्ट 401 हो गया नेक्स्ट लोड। जैसे ही 401 होगा तो 400 तो इसका अल्टीमेट स्ट्रेस था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसका मतलब है 400 पे ये टूटना था, 401 होगा, टूट जाएगा। अब किसी एक बिल्डिंग में आप चौथे फ्लोर पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल वो बिल्डिंग टूट रहा है, तो आप नीचे तक थोड़ी भाग पाइएगा, एक फ्लोर नीचे आते आते तक में तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगा। तो इसमें क्या होने लगा, सडन कोलैप्स होने क्या लगा, मतलब हो जाता। ये जैसे ही ये मेथड आया, जैसे ही इंजीनियर्स ने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, वैसे ही इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं, तुरंत लोड जो है 401 से ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत वहाँ पे कैजुअलिटी हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, हम लोग इस मेथड को नहीं ला सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ाने के लिए ये वाला मेथड जो है ये आपको समझाया जाता है कि 3 तरह के मेथड्स आए थे, इस पे काम हुआ, इस पे काम हो रहा है, इस वाले पे काम ही नहीं हुआ, ये आते ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो एग्जाम में अल्टीमेट लोड मेथड के बारे में पूछता भी नहीं है, पूछता ही है वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट को कंपेयर कीजिए, या नहीं तो वर्किंग स्ट्रेस सिलेबस में तो वर्किंग स्ट्रेस पूछेगा, आपका लिमिट स्टेट सिलेबस में तो लिमिट स्टेट पूछेगा। फिर भी सबका जो थ्योरी है वो हम आपको यहाँ लिख दी है। अब ये वर्किंग स्ट्रेस का है, अब हम इसको रीड नहीं करते हैं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम किल हो जाएगा। ये अल्टीमेट लोड का है, वही जो हम आपको स्टोरी समझाए, अब आप नोट्स को पढ़िए, वही चीज़ है, ठीक है। अब आया उसके बाद लिमिट स्टेट मेथड, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम लोग ये सारा ड्रॉबैक देखे, अल्टीमेट लोड पे भी देखे, और यील्ड स्ट्रेस से भी और जो कम कर दिए, 0.6 कर दिए, 0.45 Fy कर दिए, वो वाला भी इफेक्ट देख लिए। दोनों के बीच का रास्ता क्या निकला, लिमिट स्टेट मेथड, कि हम डिफ्लेक्शन अलाउ करेंगे लेकिन एक हद तक। क्या वो हद होगा, वो हम लोग उस हिसाब से आगे कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना डिफ्लेक्शन अलाउ किया जा सकता है। हम लोग अल्टीमेट लोड भी नहीं लेंगे, हम लोग यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू लेंगे। तो जहाँ 250 सिग्मा के बदले 150 लिया जा रहा था और 250 के बदले 400 लिया जा रहा था, ये वाला मेथड आया जो 250 को 250 ही लेके चल रहा है। तो इससे ज़्यादा भी ले रहा है
तो साइज़ थोड़ा कम हो गया, इससे कम भी ले रहा है तो टूटने का भी डर खत्म हो गया। तो यील्ड स्ट्रेस जो है वो लिमिट स्टेट मेथड में फॉलो किया जाता है। अब यही चीज़ कंक्रीट पे भी लागू होता है, यही चीज़ स्टील पे भी लागू होता है। अगर M25 हम आपको बोले, इसका मतलब है 25 न्यूटन पर mm², उस कंक्रीट के टूटने का स्ट्रेंथ नहीं है, अल्टीमेट नहीं है, यील्ड स्ट्रेंथ है। मतलब 26 का अगर लोड देंगे उस mm² पे तो आपको वो कंक्रीट जो है वो प्लास्टिक हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, टूटेगा नहीं, टूटने का फिर ज़्यादा होगा उससे, ठीक है। लगभग ये आपको 60% ज़्यादा होता है, उस पर ही आपको ये सारा जो है, आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, इंटू 1.6 करेंगे अप्रॉक्सीमेटली तो ये 400 के आसपास आता है। तो लगभग 60% ज़्यादा होता है उसका टूटने का कैपेसिटी। तो टूटने का मार्जिन होता है, 25 के आगे चला जाए तो हम लोग फेल मान लेते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है। तो जब भी M25 बोलेंगे मतलब FY की बात कर रहे हैं, FCK की बात कर रहे हैं, M25 मतलब यील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो FCK कंक्रीट में। जब भी FE 500 बोलेंगे इसका मतलब है कि 500 FY हो गया, न्यूटन पर mm² में ये भी आ जाएगा, न्यूटन पर mm² में ये भी आ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। अब लिमिट स्टेट जब आया, जब हम लोग 250 पे ही चीज़ों को लेने लग गए तो हम लोग दो बात बोले, पहला कि हम टूटेगा भी नहीं बीम, ये भी गारंटी दिए क्योंकि हम 400 ले नहीं रहे, 250 ले रहे हैं। दूसरा हम ये भी बोले कि हम डिफ्लेक्शन आने देंगे लेकिन एक लिमिट तक आने देंगे। इसका मतलब है कि हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं। पहला हम बात कर रहे हैं कोलैप्स के बारे में कि टूटने नहीं देंगे। टूटेगा कैसे? जब फोर्स आएगा आपका। कौन कौन सा फोर्स आ सकता है? तो आपका बेंडिंग हो सकता है, शेयर हो सकता है, एक्सियल लोड हो सकता है। तो एक्सियल में जनरली कॉम्प्रेशन होता है, जैसे पिलर्स में होता है, कॉलम्स में कॉम्प्रेशन हो सकता है। लोड अगर थोड़ा इधर उधर लग जाए टेढ़ा मेरा तो टॉर्जन हो सकता है। उसके बाद आपको ये चारों जो है ये आपका प्राइमरी हो सकता है। ये तो हो गया हम कोलैप्स के बारे में बोले कि हम इन लोड्स की वजह से टूटने नहीं देंगे। हम ये भी बोले कि सर्विसिबिलिटी कंडीशन। सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बिल्डिंग आपके सर्विस में है, मतलब किसी काम में है, आप उसको अगर घर के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जितने टाइम तक आप उसको ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे 50 साल हम लोग मान के चलते हैं, तो 50 साल तक ये बिल्डिंग ऐसा बिहेव करेगा जो आपको लगेगा कि रहने लायक है। ऐसा नहीं कि कोई एक बीम डिफ्लेक्ट करके ऐसा कुछ बन गया, ऐसा नहीं हो जाएगा, रहने लायक रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं सर्विसिबिलिटी, कि अपने सर्विस कंडीशन में रहेगा। इसका मतलब है कि नो डिफ्लेक्शन, कोई मतलब नो डिफ्लेक्शन मतलब क्या? मिनिमम डिफ्लेक्शन, नो लिखते ही नहीं है। मिनिमम डिफ्लेक्शन, नो क्रैक्स, क्रैक्स अलाउ नहीं करेंगे, नो वाइब्रेशन, या अगर होगा भी तो एक लिमिट तक होगा। ये सारी चीज़ें कितने लिमिट तक होगा आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं, वहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्रैक्स कैसे बचाएंगे, वाइब्रेशन कैसे बचाएंगे, डिफ्लेक्शन कैसे बचाएंगे। तो क्रैक्स और वाइब्रेशन जो है ये एमटेक में पढ़ा जाता है, बीटेक में भी लगभग सिर्फ थ्योरी कुछ बताया जाता है, न्यूमेरिकल नहीं कराया जाता है। तो आपको सिर्फ डिफ्लेक्शन बचाने का उपाय देखना है कि डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, और इसमें से किसी एक फोर्स की वजह से बिल्डिंग टूटना भी नहीं चाहिए। अब आपको इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा लोड किस पे आता है, ये कैसे याद होगा? कॉमन सेंस लगाएंगे, याद हो जाएगा। आपका सबसे ऊपर आते हैं, सबसे बिल्डिंग में सबसे ऊपर क्या होता है? छत होता है, स्लैब। ये स्लैब आप जनरली अभी आप अपने घर में भी होंगे तो आप ऊपर के छत की तरफ देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ दीवार है, यहाँ दीवार है, चारों साइड से दीवार है, लेकिन बीच में जहाँ पे आपका पंखा लगा रहता है वहाँ पे आपका छत ऐसी हवा में झूल रहा है। तो हवा में झूल रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो छत है ये आपका कुछ इस तरह से बेंड हो सकता है। अगर लोड ज़्यादा आ जाए तो कुछ ऐसा बेंडिंग हो सकता है। इसका मतलब है इस स्लैब में बेंडिंग इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ जहाँ आप बेंडिंग पढ़े होंगे अब तक वहाँ वहाँ आप शेयर भी पढ़े होंगे। लोड है तो उसकी वजह से शेयर भी आएगा, बेंडिंग भी आएगा। तो इस जगह पे बेंडिंग और शेयर आपको इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब यही स्लैब को आप इमेजिन कीजिए, स्लैब नहीं है, बीम है। आपके घरों में बीम भी होता है, छत भी होता है, और कई बार छत बिना बीम का भी होता है, कई बार बीम के साथ भी होता है। दोनों टाइप के पुराने ज़माने में घर बनते थे। अब बीम वाला इमेजिन कीजिए, बीम भी आपका कई बार ऐसे ही बीच में जा रहा होता है और उसमें से आपका पंखा लटक रहा होता है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। तो जो बीच वाला बीम जा रहा है वो भी तो हवा में झूला हुआ है, तो वो वाला भी तो सेम चीज़ हो सकता है। इसका मतलब है कि बीम में भी आपका बेंडिंग और शेयर हो सकता है। वैसे ही याद हो गया ये चीज़ें कि बीम बोले मतलब बेंडिंग निकालना है, शेयर निकालना है। स्लैब बोले मतलब बेंडिंग निकालना है, शेयर निकालना है। कॉलम्स, पिलर्स, इमेजिन कीजिए आपके घर में कोई एक पिलर आप दिए हुए हैं, उस पिलर के ऊपर क्या होता है? छत पे से लोड ट्रांसफ़र होता है। कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? जनरली पिलर के सेंटर में ट्रांसफ़र होता है।
अगर सेंटर में ट्रांसफ़र हुआ तो एक्सियल लोड सिर्फ आएगा। तो कौन सा आएगा? कंप्रेशन, क्योंकि लोड ऊपर से पड़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा, कॉलम को वो कंप्रेस करेगा। कई बार क्या होता है कि कॉलम आप बना दिए इतना बड़ा, अब बीम आपका आगे जुड़ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो लोड कहाँ एक्ट करेगा? इस वाले पॉइंट के सेंटर पे। अब ये वाला कॉलम का सेंटर तो है नहीं, कॉलम का सेंटर यहाँ है, तो ये जितना डिस्टेंस से ये दूरी है उसको हम लोग बोल देते हैं इसेंट्रिसिटी। अब जो लोड यहाँ P पड़ रहा है, ये इसेंट्रिसिटी के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे एक मोमेंट भी बना देता है। तो आपका ये अगर कॉलम है, इस कॉलम में ऊपर से एक लोड आ गया P, ये तो जो लोड था वो तो रहा ही, और इस टेढ़ा होने की वजह से इसमें क्या हो गया? एक मोमेंट भी आ गया। तो कॉलम में लोड भी आ सकता है, मोमेंट भी आ सकता है। तो मोमेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं, और अगर सिर्फ एक्सियल लोड है तो हम लोग सिर्फ लोड की वजह से चेक कर सकते हैं। आपके सिलेबस में अभी आपको सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन के लिए चेक करना है 5th सेमेस्टर में, तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं, लेकिन ऐसा कहानी हो सकता है, इसके लिए हम आपको समझा दिए। ठीक है, तो ये सारे वो लोड्स हैं जिसकी वजह से फेलियर हो सकता है। तो बेंडिंग और शेयर की वजह से आप क्या करेंगे? कोलैप्स चेक करेंगे कि बिल्डिंग टूटना नहीं चाहिए, बीम स्लैब टूटना नहीं चाहिए, और सर्विसिबिलिटी में आप डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर लेंगे। यही चीज़ें पूरे न्यूमेरिकल्स में आगे होती रह जाएंगी। आप अभी देखेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आप उसमें देखेंगे कि यही चीज़ें जो है हम सिर्फ बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हर कैलकुलेशन में यही हो रहा है, और तब आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो इस वाले का भी आप थ्योरी पढ़िएगा, ये भी वही चीज़ आपको कह रहा है। अब आपको हम समझा दिए कि अल्टीमेट लिमिट स्टेट मतलब कोलैप्स होता है, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट मतलब सर्विसिबिलिटी डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद अब ये उसी को एक्सप्लेन किया गया कि हम सर्विसिबिलिटी किसको बोलते हैं, कोलैप्स किसको बोलते हैं, हम आपको सारी चीज़ें समझा दिए। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग, शेयर, कंप्रेशन, टॉर्जन, बियरिंग, ये सारे वो फोर्स है जिसकी वजह से बीम टूट सकता है, बीम या कोई भी मेंबर टूट सकता है। किसके वजह से? आप सर्विसिबिलिटी किसके वजह से हो सकता है? तो सर्विसिबिलिटी हो सकता है आपको डिफ्लेक्शन की वजह से, क्रैकिंग की वजह से, ड्यूरेबिलिटी होता है। ठीक है, सॉरी मतलब डिफ्लेक्शन है आपको एक सर्विसिबिलिटी कंडीशन, क्रैकिंग है आपको एक सर्विसिबिलिटी कंडीशन। अगर आपका ड्यूरेबल नहीं है, आपका कंक्रीट झड़ने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो वो ड्यूरेबल नहीं रहा, तो वो आपको एक प्रॉब्लम। ये सब क्या है? ये सब टूटने वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये सब खराब लगने वाला प्रॉब्लम है, जिसको आपको बार बार रिपेयर कराना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली पैसा वहाँ भी खर्च होगा। वो सारी चीज़ों को हम लोग यहीं कर लेते हैं। फायर रेजिस्टेंस है कि नहीं है, और आपका फैटिग मतलब लोड पड़ने की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो एक तरह से उसमें फैटिग वर्ड आप समझ लीजिए ना, कि आपको थकान से आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि कंक्रीट आपका फैटिग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन आपको हद से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार जनरेटर चलता है तो थोड़ा वाइब्रेशन होता है घरों में, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कि सारी चीज़ें आपको हिल रही है घर में। तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर जनरेटर चलना ही है वैसा, तो जनरेटर तो चलेगा ही अगर आप किसी फैक्ट्री के बगल में हैं, तो आप अपने घर को कैसे सेव कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें सर्विसिबिलिटी के अंदर में आती है। ठीक है, अब उसके बाद ये आपको हम अब तक तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, फिर भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए कि किस तरह से कौन कौन से लोड जो है वो आपको एक्ट करते हैं आपके किसी भी मेंबर के ऊपर में। ये रहा, आपको इसका एक्चुअली पेन चेंज कर लेते हैं, हाइलाइटर। कंप्रेशन एग्जाम्पल लीजिए कॉलम का। कॉलम में आप देखेंगे कि ऊपर से लोड पड़ रहा है, नीचे से रिएक्शन आ रहा है उसका, ये क्या कर रहा है? इसका साइज देखिए बल्ज हो जा रहा है, मतलब ये क्या हुआ? कंप्रेसिव फोर्स हुआ। इसी को अगर आप खींचते ऊपर की तरफ तो टेंसाइल होता, टेंशन फोर्स आता। तो खैर कि आपके आरसीसी में अभी फ़िलहाल आपको टेंशन के बारे में नहीं पढ़ना है, स्टील में पढ़ेंगे। तो स्टील में तब ये खींचने वाले इफेक्ट को समझेंगे, वहाँ पे उससे क्या क्या प्रॉब्लम होता है वो समझेंगे। इसमें आपको क्या होगा कि लोड पड़ रहा है, कंप्रेशन में कंप्रेस हो रहा है, ये टूट सकता है। इसमें टूट सकने के लिए हमको इसका स्ट्रेंथ से कम लोड देना है, वही चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कॉलम में यही करेंगे। बेंडिंग आ सकता है, ये आपको ये बीम है, बीम को अभी हम लोग इसको वर्टिकल देख रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल देखिएगा तो ये सपोर्ट रिएक्शन है, ये आप दीवार कह सकते हैं इसको, और ऊपर से आपको ये एक तरह से लोड पड़ रहा है, ये बेंडिंग आ रहा है उसमें, तो ये कहलाता है आपका बेंडिंग। टॉर्जन, अगर आपका कोई ऐसा लोड आए जो आपके टॉप को और बॉटम को अलग अलग डायरेक्शन में ट्विस्ट कर दे रहा है, तो ट्विस्ट कर दे रहा है तो इस तरह से कुछ आपका अगर इफेक्ट हो रहा है तो वो टॉर्जन कहलाएगा। और ये वाला कहलाएगा आपका शेयर। यहाँ पे ये छुप गया है, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये है आपका शेयर, कि एक इस तरफ से फोर्स पड़ा, एक इस तरफ से फोर्स पड़ा, तो इसमें यहाँ पे एक इस तरह से क्रैक होने की टेंडेंसी आए हॉरिजॉन्टल लोड के डायरेक्शन में ही, इसको हम लोग कहते हैं शेयर। तो हम लोगों को शेयर के बारे में, बेंडिंग के बारे में और कंप्रेशन के बारे में यूनिट नंबर 3, 4 और 5 में पढ़ना है। 3, 4 में बेंडिंग और शेयर रह जाएगा, 5 में सिर्फ कंप्रेशन रह जाएगा। बस इतने में आपका सिलेबस आरसीसी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जितनी भी चीज़ें हम नोट्स में लिखे हैं ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में अगर बोला जाएगा कि व्हाट इज़ लिमिट स्टेट मेथड एक्सप्लेन कीजिए और 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि लिमिट स्टेट मेथड का थ्योरी एक्सप्लेन करना है, उसका ये कोलैप्स क्या होता है, सर्विसिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे आप इस डेफिनेशन के साथ। कुछ टेक्निकल वर्ड्स लिख करके, जैसे साइक्लिक लोडिंग है ये आप लिख देंगे, बाकी आप कुछ भी अपने वर्ड्स में लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसमें आपको 4 में 3 साढ़े 3 मार्क्स इस तरह से आपको मिल जाया करेगा। अब इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े थे, अब तक पढ़ चुके हैं कि जैसे हम लोग लिमिट स्टेट मेथड की बात किए तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आया कि हम लोग कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलेंगे। तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका लोड है, आप लोड इमेजिन किए कि 100 किलोन्यूटन का लोड आएगा, बट हो सकता है कि कभी कोई जैसे नीचे फ्लड आ गया तो उस फ्लोर पे आस पड़ोस के लोग भी रहने आ गए, तो हो सकता है लोड बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लोड फैक्टर लगाते हैं 1.5 का, 1.5 गुना, और हम लोग बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं 150 किलोन्यूटन के लिए। ये लाइफ में हर बार ऐसा नहीं होगा, 2-3 बार ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 2-3 बार में वो बिल्डिंग टूट जाए। 100 का लोड तो आएगा, हमेशा आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं 150 के लिए, 50 किलोन्यूटन का हम लोग बैकअप लेकर के चलते हैं कि अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, शादी ब्याह का टाइम है या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी हो गया जिसमें आपके घरों में ज़्यादा लोग आ गए, उस केस में भी आपका बिल्डिंग सेफ रहे, वो जो हम लोग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ये हो गया लोड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। 2 तरह का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, एक होता है लोड के लिए, एक होता है मटेरियल के स्ट्रेंथ के लिए। अब आप लेबर को बोले कि हमको M20 का कंक्रीट चाहिए, उसके लिए आप 1:1.5:3 का आप इसको रेशियो में मिलाने के लिए बोले। लेबर क्या किया, इसको 1.5 के बदले 1.8 मिला दिया, और इसको 3 के बदले सोचा कि अब ये ज़्यादा हो गया गलती से तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको 2.5 कर दिया, इसको 1 रहने दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको M20 ही मिला, आपको M18 भी हो सकता है मिल गया हो। अब आप क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो M20 है हम लोग इसको, जो हम लोगों का, इसको हम लोग 1.5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मतलब हम लोग M20 को क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि 13.33 किलो न्यूटन पर mm² का लोड है, भले 18 मिल जाता, 17 मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, मान के चले कि हमारा लेबर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है हमारा सीमेंट ख़राब कंपनी का आ गया हो सकता है हमारा एग्रीगेट जो है वो अच्छा नहीं हो, कुछ भी उसमें ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो सकता है सैंड हम लोगों का मोटा पतला मिक्स हो गया हो। ये सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या किए कि मटेरियल का जो प्रॉपर्टी था उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दिए, कहीं पे मल्टीप्लाई किए, कहीं पे डिवाइड कर दिए, कुल मिला करके हम लोग सेफर साइड में चले गए, उसको कहते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये दोनों में होता है, मटेरियल के भी होता है और आपको लोड के लिए भी होता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे आगे नोट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोड्स वाला क्या होता है, क्यों देते हैं, उसका रीजंस आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक लोड, वो जो लोड आपका एक्चुअल लोड होता है, और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जैसे अभी हम लोग 1.5 लेके चले तो ये बराबर क्या हो जाएगा, डिज़ाइन लोड। मतलब बिल्डिंग डिज़ाइन करना है तो किसके लिए करना है, 1.5 गुना वाले के लिए करना है। एक्चुअल कोई बोलेगा कि लोड कितना आ रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग लोड। इसी का और एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस लोड। ये सारे क्या है, नाम है अलग अलग। आप क्वेश्चन जब आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स तो इस तरह के आप सारे नाम क्वेश्चन में देखेंगे, कहीं पे आप देखेंगे सर्विस लोड, कहीं पे आप देखेंगे वर्किंग लोड। तो जब आपको उसको डिज़ाइन लोड बनाना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना लोड्स के लिए, ठीक है। अब जैसे भी हम लोग मटेरियल के लिए, कंक्रीट के लिए यहाँ पे 1.5 लिए, सेम चीज़ अगर आपको जब स्टील में करना होगा तो स्टील तो क्योंकि लेबर आपका बनाता नहीं है, स्टील तो फैक्ट्री से बन के आता है, लेकिन आप मान के चले कि फैक्ट्री में जब बन रहा था तो कुछ ना कुछ एरर हो गया होगा, तो हम लोग उसमें थोड़ा कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में कम एरर होता है, वहाँ उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग सिर्फ माने कि 15% का एरर हुआ होगा। कंक्रीट में तो हम लोग 50% का एरर मान लिए, लेकिन स्टील में हम लोग सिर्फ 15% का एरर माने, तो 1.15 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, ठीक है। तो ये मटेरियल के लिए हो गया 1.15 और 1.5 मटेरियल, कंक्रीट और स्टील के लिए, और लोड फैक्टर के लिए सिर्फ 1.5 आपको याद रखना है, ठीक है। अक्सर कई बार क्या होता है कि इस 1.5 और ये 1.5 लगता है कि 1.5 ही हम लोगों का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, लेकिन वो पूछ देगा स्टील के लिए। तो ध्यान रहना चाहिए कि स्टील ज़्यादा अच्छे इन्वायरमेंट में बनता है तो उसमें थोड़ा एरर होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये नोट्स में आपको दी हुई हैं, ठीक है। बस आपको पढ़ना है, वही उससे डेफिनेशन वगैरह सब लिखा हुआ है यहाँ पे। पूरा लेक्चर यही जो होगा, हम आपको बस जल्दी जल्दी सारा नोट्स जो है वही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आपको ये आसान लगे पढ़ते समय। ये वही चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक जो हम आपको बताया कि 0.67 FCK कैसे हुआ था। पहले 0.8% 80% लिए थे, उसके बाद फिर उसका 0.85 कर दिए तो ये बराबर 0.67 आ गया।
फिर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बाद जब डिज़ाइन स्ट्रेंथ की बात आएगी तो इसी को हम लोग 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.446 आएगा। ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। इसका मतलब है कि अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आने वाला है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम 3 चीज़ के लिए पढ़े, आप कंक्रीट के लिए पढ़े, उसका थ्योरी यहाँ टोटल आपको यहाँ लिखा हुआ है। जो हम आपको एक्सप्लेन किए थे वही चीज़ है। आपको जो आपका माइल्ड स्टील के लिए आप पढ़े थे वो आपको यहाँ लिखा हुआ है, उसका भी थ्योरी यहाँ दिया हुआ है। HYHD के लिए भी जो आपको हम बताए थे कि इसका एग्जैक्टली यील्ड पॉइंट मिलता नहीं है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे आपके वही नोट्स है जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं। फिर आप आए IS 456 2000 में। IS 456 में ये सारे वही नोट्स है जो आप पढ़े थे, उसी का PDF यहाँ अटैच कर दिए हैं। ये सारा अब आपको इसमें एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप देख रखे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब यहाँ से आया सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशंस है। जैसे कि पूछ देगा आपको कि बीम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के बीम होते हैं, तो सिंगली रेनफोर्स होता है, डबली रेनफोर्स होता है। तो बीम का थ्योरी कि बीम क्या होता है, जो आपका लेटरल लोड लेता है, ट्रांसवर्स लोड लेता है, जिसमें बेंडिंग होता है, शेयर होता है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई हैं। अब जब बीम बेंड होता है इस तरह से, तो बीम में 2 जोन बन जाते हैं। ये यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस आपको जिसके सेंटर से इस तरह से, सेंटर मतलब एग्जैक्ट सेंटर से नहीं पास करता है, कुछ ऐसे पास करता है। अब हम आपको ये जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि आपको ये दिख रहा है कि ये साइड कम है और ये वाला जो साइड है ये ज़्यादा है, ऐसा होता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेंटर से कभी पास नहीं करेगा RCC में, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ बने हैं ना। ये आपका अगर सिर्फ कॉन्क्रीट होता तो इसके सेंटर से पास करता D/2, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टील मिला दिए, 2 या 3 कुछ भी। अब स्टील अलग प्रॉपर्टी है उसका जैसे आप वेटेड एवरेज निकालते हैं ना, A1Y1 + A2Y2 डिवाइडेड बाई A1 + A2, वही चीज़ यहाँ पे भी काम आ रहा है। ये अलग प्रॉपर्टी है, ये अलग प्रॉपर्टी है। तो अब हम कहेंगे कि इसका सेंटर कहाँ पे आ रहा है, तो अब ये वाला D/2 नहीं होगा, या तो कुछ ऊपर होगा या तो कुछ नीचे होगा। कहाँ पे होगा वही निकालना काम होता है, उसी को कहते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग XU नाम दिए थे। यही फाइंड आउट करना होता है। इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन टेंसाइल जोन, उसके ऊपर वाला कॉम्प्रेसिव जोन हो जाता है। कैंटिलीवर में आ जाएंगे, ये तो वह सिंपली सपोर्टेड की बात बताए। अगर कोई कैंटिलीवर बीम है और इस तरह से अब इस पे लोड पड़ा और ये झुक रहा है, तो ये कैसा झुकेगा, ये कुछ इस तरह से बेंड करेगा। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, ये वाला लेंथ ज़्यादा हो गया, ये वाला लेंथ कम हो गया, यहाँ ये वाला लेंथ ज़्यादा हुआ था तो यहाँ ये वाला लेंथ ज़्यादा हो गया, मतलब है कि ये न्यूट्रल एक्सिस कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये ऊपर वाला टेंसाइल नीचे वाला कॉम्प्रेसिव हो गया, उल्टा हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमेशा ऊपर कॉम्प्रेसिव नीचे टेंसाइल नहीं होगा, ये होगा सिंपली सपोर्टेड में, फिक्स्ड बीम में आपको जो ये बीच वाला पोर्शन होता है उसमें। लेकिन अगर बोलेगा कि कैंटिलीवर में टेंसाइल जोन कहाँ होता है, तो कैंटिलीवर में जस्ट उल्टा हो जाता है। यही रेनफोर्समेंट जो नीचे दिए थे वो ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे एक ऐसे आपको लाइन बना देंगे, ये कॉम्प्रेशन ये टेंशन हो जाएगा, यही डायग्राम उल्टा जस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको बीम का डेफिनेशन। उसके बाद बीम कितने तरह का होता है, तो बीम आपका सिंगली रेनफोर्स, डबली रेनफोर्स हो सकता है। उसके बाद आपका सिंगली रेनफोर्स्ड क्या होता है, सिंगली रेनफोर्स्ड एक्सप्लेन कर दिए। कुछ डेफिनेशन जो हम आपको बताए थे डायग्राम बना करके कि ओवरऑल डेप्थ किसको बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ किसको बोलते हैं, क्लियर कवर या फिर इसको कह सकते हैं नॉमिनल कवर, ये क्या होता है। ठीक है, ये आपको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए छड़ के आगे पीछे जो हम लोग कंक्रीटिंग एक्स्ट्रा देते हैं वो होता है। इफेक्टिव कवर क्या होता है, एंड कवर क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एंड कवर क्या होता है। ये समझ लीजिए कि आपका एक बीम यहाँ से यहाँ तक आकर के ख़त्म हुआ, इसमें आप बार देते हैं, यहाँ से इस तरह से ऐसे बेंड करके ये बार दे देते हैं। तो नीचे तो आप कवर प्रोवाइड किए, ऊपर भी आप कवर प्रोवाइड किए, साइड में भी आप कवर प्रोवाइड किए, चारों साइड से तो आप कवर दे दिए। बीम जहाँ पे एंड होता है आप वहाँ भी देखिए कि कुछ कंक्रीट का गैप रहता है, ऐसा नहीं कि आपको बाहर से छड़ दिखता रहता है मोड़ा हुआ, कुछ अंदर रहता है ये, ताकि इसमें भी कोरोजन नहीं आए, नहीं तो अल्टीमेटली ये पूरा छड़ ही खराब हो जाएगा ना। तो ये साइड वाले क्लियर कवर को कहते हैं एंड कवर है। ये भी क्लियर कवर, जो 25 यहाँ है वही 25 यहाँ भी है, इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया एंड कवर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद आपका ये लीवर आर्म वगैरह ये सारे का एक वर्ड्स में डेफिनेशंस टाइप से लिख दिए हैं कि अगर पूछता है कि व्हाट इज़ लीवर आर्म, तो आप लीवर आर्म को एक्सप्लेन कर सकें। उसके बाद बोलता है कि अगर आपका लीवर आर्म का लिमिट स्टेट मेथड में क्या होगा, तो D-0.42 XU होगा। अगर आपको बोलता है वर्किंग स्टेट में क्या होगा, तो D-XU/3 होगा। XU निकालेंगे 1/3 उसका लेंगे, इसी को हम लोग N/3 भी लिखते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है इसलिए हम आपको लिख दिए।
आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड नहीं पढ़ना है, लेकिन कई बार पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि आपका ये लीवर आर्म जो है ये क्या होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, तो d माइनस XU/3। अदरवाइज क्या होगा, d माइनस 0.42 XU। इसी 0.42 का 0.42 को आप डेसिमल हटा देंगे तो 42/100 कर देंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 1/2.5 के अप्रॉक्स कुछ आ जाएगा XU। यहाँ पे आप 1/3 लेके चल रहे हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस में और लिमिट स्टेट में यही थोड़ा सा का बस डिफरेंस होता है। लिखने का तरीका है, इसी को आप 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, d माइनस 0.33 XU। 1/3 को डेसिमल में कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 0.42 XU है, यहाँ 0.33 XU है। यही सब फ़र्क है, ठीक है एक ही चीज़ सब। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाता है कि अब सिंगली रेनफोर्स की बात हो रही है। अब सिर्फ सिंगली रेनफोर्स का एक्सप्लेनेशन शुरू हो गया। सिंगली रेनफोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, अनबैलेंस्ड या बैलेंस्ड। बैलेंस्ड मतलब कि जितना न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्रेसिव का फोर्स है उतना ही नीचे टेंसाइल का भी फोर्स होगा। होना भी यही चाहिए आइडियली, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता नहीं है, निकलता नहीं है ऐसा, तो वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है। अब अनबैलेंस्ड में अगर अंडर रेनफोर्स निकला तो जान बच गई, ठीक है। अगर ओवर रेनफोर्स निकला तो दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा, ओवर रेनफोर्स नहीं हो सकता है। ओवर रेनफोर्स का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दो चीज़ से मिला करके आप आरसीसी बनाए थे, स्टील और कंक्रीट से। कंक्रीट आपका ब्रिटल था, इसी को डक्टाइल बनाने के लिए पहला लेक्चर में हम आपको बताए थे कि हम लोग कोई एक डक्टाइल मटेरियल चूज़ किए थे, कॉपर, गोल्ड, स्टील, इसमें से तो स्टील डिसाइड हुआ था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। अब ये डक्टाइल मेंबर जो है ये इस पूरे आरसीसी में क्या हो रहा है, पार्ट डक्टिलिटी आपको दे रहा है। पार्ट डक्टिलिटी मतलब है कि अपना डक्टिलिटी पूरे इसमें इम्पार्ट कर दिया, पूरे उस आरसीसी में। तो जो ब्रिटल कंक्रीट भी था वो थोड़ा थोड़ा डक्टाइल के जैसा हो गया। अब आपका लोड पड़ा और मान लीजिए आपका स्टील में स्ट्रेस जो है वो नहीं पहुंचा अल्टीमेट, मतलब स्टील नहीं टूटेगा, लेकिन कंक्रीट में अल्टीमेट पहुंच गया। अब कंक्रीट में जब अल्टीमेट पहुंच गया तो कंक्रीट टूटेगा, और जब कंक्रीट अकेला टूटेगा तो कैसा टूटेगा, ब्रिटल टूटेगा। ब्रिटल मतलब क्या, सडनली आपका कंक्रीट झड़ना शुरू हो गया बिल्डिंग में, आप भाग ही नहीं पाइएगा। आप जिस जगह पे खड़े वहाँ से कंक्रीट हट गया, नीचे गिर गया, तो कंक्रीट नीचे गिरा तो आप भी तो नीचे गिरे, तो बस खत्म हो गया। इसीलिए ये होता है आपका ओवर रेनफोर्स में कि कंक्रीट टूट जाता है, स्टील एज इट इज़ लगा का लगा रह जाता है बिल्डिंग में। अगर हम अंडर रेनफोर्स बनाएंगे तो स्टील पहले टूटेगा, और स्टील पहले टूटेगा और कंक्रीट नहीं टूटेगा। तो जब स्टील टूटना चाहेगा तो स्टील क्या, डक्टाइल है, डक्टाइल है तो टूटने से पहले बेंड होगा। हम लोग पढ़ते ही हैं सोम में कि इस तरह से ऐसे नेकिंग वगैरह जब हम लोग पढ़ते हैं ना, ये इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है कि आपका यहाँ पे डक्टाइल वाले मेंबर के लिए पढ़ते हैं कि पहले इसमें नेकिंग आएगा, नेकिंग आएगा तो फिर हम लोगों को एक तरह से ये क्या होगा, ये बेंड ऐसे होने शुरू हो जाएगा। अब बेंड होना शुरू होगा, इलास्टिक से प्लास्टिक चला जाएगा। इतना टाइम में हम लोगों को क्या हो गया, वार्निंग मिल गया। वार्निंग मिल गया तो ये वाला चीज़ अच्छा हुआ, आपको पता चल गया कि अरे ये तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, टूटने वाला है, भागो, आप भागेंगे। वो टाइम मिल जाने से लॉस ऑफ लाइफ नहीं होता है। तो इसलिए आपका स्टील पहले टूटना ज़्यादा अच्छा है, कंक्रीट पहले टूटना अच्छा नहीं है। तो कंक्रीट पहले टूटता है ओवर रेनफोर्स में, जब ज़्यादा रेनफोर्समेंट दे दिए तो कंक्रीट पहले टूटा, रेनफोर्समेंट नहीं टूटा। अगर हम रेनफोर्समेंट कुछ कम दिए, कुछ कम मतलब कंक्रीट के रिक्वायरमेंट से कम दिए, तो कंक्रीट आपका नहीं टूटेगा, पहले आपका छड़ टूटेगा। और छड़ टूटेगा तो डक्टाइल है, डक्टाइल टूटेगा तो बता के टूटेगा तो भागने का टाइम मिलेगा। इसलिए हम लोग अंडर रेनफोर्स सेक्शन अगर बैलेंस दे सकते हैं तो बैलेंस देंगे, नहीं दे पा रहे हैं तो अंडर रेनफोर्स देंगे। और जब अंडर रेनफोर्स देंगे तो हम लोगों का रेनफोर्समेंट पहले टूटेगा। ये सारा जितना हम आपको अभी एक्सप्लेन किए, इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा कंडीशन सबसे बेस्ट है। आपको दे देगा अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स, बोथ, नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एक डिज़ाइन करना है तो अंडर रेनफोर्स डिज़ाइन करो, ओवर रेनफोर्स डिज़ाइन मत करो, ठीक है। उसी का ये सारा यहाँ पे आपको, अब जितना आपको स्टोरी समझा दी है बैलेंस के बारे में, अनबैलेंस्ड के बारे में, कौन पहले टूटेगा कौन बाद में टूटेगा, ये उसका आपको टोटल एक्सप्लेनेशन है इसमें। अब इसको डायग्राम में ला करके समझिए। आप क्या किए, आप कह रहे हैं कि आपका अच्छा ये आपको जब क्लास लिए थे हम आपको समझाए थे कि जब XU आपका बराबर रहेगा XU लिमिट तक, इसका बराबर मतलब है बैलेंस्ड। जब आप जो ये XU क्या है जो आप दे रहे हैं, XU लिमिट क्या है जो मैक्सिमम हो सकता है, जब वो बराबर है मैक्सिमम के, इसका मतलब है बैलेंस्ड। जब XU लेस देन XU लिमिट आएगा, हम आपको समझाए थे कि इसको बोलेंगे अंडर रेनफोर्स्ड। और जब XU आपका ग्रेटर देन XU लिमिट आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओवर रेनफोर्स्ड, और इसको ही हम लोगों को नहीं करना है। यही चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। अब ये जो लाल वाला लाइन है ये XU का लाइन है,
ठीक है, मतलब आप या इसको ऐसा कह लीजिए कि ये एक्चुअल लिमिट का लाइन है। मतलब इस सेक्शन में नीचे आप 4 बार दिए हैं अगर, तो इसका एक्चुअल लिमिट जो है वो यहाँ से इस वाले हाइट पे आया। अब वो जितना भी हो सकता है कि ये टोटल 600 का बीम है, हो सकता है ये 280 आया होगा, तो मेरा 280 mm तो एक्सयू लिमिट निकल गया। अब मेरा जो एक्सयू है, अगर हम सेफ की बात करें तो या तो वो ये एक्सयू या तो एक्सयू लिमिट के बराबर आ जाए, या फिर मेरा ये वाला जो एक्सयू है ये आ जाए, और ये वाला तो मेरा एक्सयू लिमिट है ही। रेड वाला लाइन तो एक्सयू लिमिट का लाइन है ही, हम इसको लिख दिए न्यूट्रल एक्सिस। अब बगल में यहाँ पे लिख देते हैं एक्सयू लिमिट, ये तो मेरा एक्सयू लिमिट का लाइन है ही। अब मेरा अगर एक्सयू आया कुछ ऐसा, इसका मतलब है कि एक्सयू लिमिट से कम आया, इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। ये यहाँ का वैल्यू देखिए ज़्यादा है, यहाँ का वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि कंक्रीट में मेरा कम स्ट्रेस लगेगा और स्टील में मेरा ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा। स्टील पहले टूटेगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसका डायग्राम ऐसा बनता है कि बैलेंस्ड वाले का जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके डेप्थ से ऊपर आपका रह जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सयू लेस देन एक्सयू लिमिट। ये एक्सयू निकला फॉर एग्जांपल 200 mm, एक्सयू लिमिट निकाल के कितना रखे हैं अभी हम लोग 280 मान लेते हैं, 280। आपको दिख रहा है ना कि एक्सयू टॉप से जो हाइट है वो एक्सयू लिमिट से कम है, ये अच्छा है। तो ये ब्लू बैलेंस्ड के लिए है, ये ग्रीन सेफ है मतलब अंडर रेनफोर्स्ड है, ये रेड अनसेफ है। यहाँ का स्ट्रेस देखिए ज़्यादा है, यहाँ का स्ट्रेस आपको कम है। इसका मतलब है कि कंक्रीट में ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, तो कंक्रीट आपको पहले टूटेगा। इसका मतलब है कि ये वाला आपका एक्सयू है, जो कि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि ज़्यादा हो गया है एक्सयू लिमिट से। तो एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन अबाउट सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन, या फिर व्हाट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सेक्शन, या व्हाट इज़ अंडर रेनफोर्स्ड या ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, तो थ्योरी जो आप लिखे वो तो आप लिखे ही, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। फुल मार्क्स अगर लाना है तो फिर आपको ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर देना है। अगर आप ये डायग्राम लिख कर बना करके अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं जो हम आपको अभी बताए हैं, तो आपको फुल मार्क्स है। कोई भी टीचर इसमें नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत ही अच्छा आंसर हुआ। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको लिख पाएंगे, नहीं समझ में आया वीडियो को थोड़ा पीछे जा करके दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है हमको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कवर्स वगैरह के बारे में ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कवर कैसे कैसे प्रोवाइड, कितना कितना प्रोवाइड किया जाता है किस किस कंडीशन में। ये हम आपको एक एग्जांपल बताया है डायग्राम दे करके कि अभी हम आपको समझाए थे कि सिंपली सपोर्टेड है, इसका मतलब है कि वो ऐसा बेंड करेगा, नीचे टेंशन ऊपर कॉम्प्रेशन होगा, वही लिखा हुआ है। स्टील कहाँ देना है, जहाँ पे कंक्रीट तो कॉम्प्रेशन में वैसे ही स्ट्रॉन्ग था ना, बिना छड़ के ही स्ट्रॉन्ग था, तभी तो हम लोग उसको पीसीसी बोल रहे थे। कंक्रीट आपका रेनफोर्समेंट इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो टेंशन में वीक है, तो छड़ जब भी देंगे हम लोग टेंशन जोन में देंगे पहले, बाद में कहीं और भी देंगे जब जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन पहले टेंशन जोन में, क्योंकि टेंशन जोन में कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या है, कम है, वहाँ पे छड़ डाल देंगे मजबूत हो जाएगा, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड में ऐसा होगा। अगर कैंटिलीवर हुआ तो हम आपको डायग्राम आप समझा चुके हैं, ऊपर हो जाएगा टेंशन, नीचे कंप्रेशन। अब कंक्रीट टेंशन में वीक है मतलब ऊपर के साइड में वीक हो गया, ऊपर के साइड में स्टील दे देना है पहला प्राइमरी, बाद में जरूरत पड़ेगा तो नीचे भी दे देंगे। जब नीचे दे देंगे तो वो डबली रेनफोर्स हो जाएगा, फिर वो सिंगली नहीं रहा। तो हम लोग जो अपने घरों में, जो अपने आसपास में एरिया में घर बनते हुए देखते हैं, सब होता डबली रेनफोर्स सेक्शन है, लेकिन सिंगली पढ़ रहे हैं क्योंकि सिंगली पढ़ेंगे तभी तो डबली पे जाएंगे, तो डबली रेनफोर्स सेक्शन ही यूज़ किया जाता है। लेकिन उसमें क्या क्या कहानी होती है उसके लिए पहले सिंगली रेनफोर्स पढ़ते हैं। फिर यहाँ से आप देखते हैं कि इस तरह से भी छड़ दिया हुआ रहता है, और फिर उसमें यहाँ पे इस तरह से स्टीलअप्स आप देखते हैं ऐसे टाइल्स बांधा हुआ रहता है। वो टोटल एक बीम होता है, आपको पार्ट बाई पार्ट पढ़ना है क्योंकि अभी आप डिप्लोमा में आए हैं, फिर बीटेक में जाएंगे तो एक साथ इसको मिलाया जाएगा पूरा, तो वहाँ पे आपको आसान लगेगा क्योंकि आप सिंगली पढ़ चुके हैं, डबली भी पढ़ चुके हैं, शेयर भी पढ़ चुके हैं। अब बीटेक में बोलेगा कि इसको मिला करके एक बीम डिज़ाइन करना है, तो तीनों के कॉन्सेप्ट को मिला दीजिए, बड़ा न्यूमेरिकल हो जाएगा, ख़त्म, और कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं आएगा। जब भी आप करेंगे बीटेक आप देखेंगे आपको कोई नया चीज़ नहीं बताया जाएगा, हम आपको सब बता दिए आज यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपको एजम्पशंस एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके बाद आपको ये डेरिवेशंस आ जाएगा सारा, ये डेरिवेशन वगैरह सब कुछ आपको करा दिया गया है। सारा फॉर्मूला जो आप देख रहे हो सब आपको शीट में करा दिया गया, नोट्स में यहाँ भी लिख दिए हैं। लेकिन क्या होता है कि एक टाइपिंग में और हैंड रिटन में अक्सर हैंड रिटन ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए वहाँ वाले से आप डेरिवेशन देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लेक्चर के साथ साथ वो देखे होंगे तो इसलिए वो आसान लगता है समझने में। यहाँ पे वही सारी चीज़ें आपको टोटल लिखी हुई हैं, टोटल ये फॉर्मूला। अब ये डिज़ाइन का स्टेप्स,
कि जब डिज़ाइन करना है तो उसका क्या क्या तरीका होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि डिज़ाइन के स्टेप्स बताइए सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के या डबली के, तो डबली में पढ़ेंगे। अभी आपको सिंगली में पूछेगा स्टेप्स क्या है, ये जो आप देख रहे हैं नंबर 1 से, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में थ्योरी में पूछ लेता है। 6 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं दे करके बोल देगा डिज़ाइन का स्टेप्स बताइए, मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट करते उसको वर्ड्स में पहले लिख करके बताइए, इसी को स्टेप्स बोलते हैं। अब इसी का न्यूमेरिकल दे देगा तो यही सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे, वहाँ एक्सप्लेनेशन हटा देते हैं। तो एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम आपको ये टोटल नोट्स बना करके दिए हैं कि अब आप इसको जब पढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें जो आप इस नोट्स में देख रहे हैं आपको सब याद कर लेना है, सब ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये है आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। यहाँ पे हम लोगों का नोट्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डबली रेनफोर्स पे जाएंगे, फिर उसी हिसाब से जब न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वो वाला PDF शेयर कर देंगे क्लासरूम वाला, फिर डबली पे जाएंगे, डबली कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव सेशन कराएंगे और फिर आगे की प्लानिंग आगे आपको बता देंगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो आई होप कि हम आपको आज जो ये आपका नोट्स का एक ओवरव्यू दिए हैं आपको ये आसान लगेगा, समझ में आएगा, और कोई डाउट होने पे आप हमको पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है, जिनके पास पर्सनल नंबर है वो वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 9931620201 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, और इस पर आप व्हाट्सएप करके आप टाइमिंग ले सकते हैं कि आप कितने बजे आपका कॉल आना है, उसी हिसाब से हम अकॉर्डिंगली अपना प्लान बता के हम उस समय पे फ्री रहेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो इस पे ले लेंगे। या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, डैट सर सिविल ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप पर्सनल टेलीग्राम भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।